ठीक है हमजा, ये मैं यही कह रहा था कि आपने, मैं यही कह रहा था कि आपने जो आपके हाइपोथेसिस है वो आपने ऐसे डिजाइन कर लिया, एच नॉट ऐसे आ सकता है, ये वाला म्यू इक्वल नहीं है, यानी कि ऊपर क्रॉस का साइन म्यू नॉट के, या एच नॉट ग्रेटर देन म्यू नॉट आ सकता है, या एच नॉट लेस देन म्यू नॉट आ सकता है। अब उस सवाल में अगर जाएं तो अगर एच नॉट हमने इंफॉर्मेशन के हिसाब से, या थोड़ी सी प्रैक्टिस, ये एक तो में रखो, ये कभी भी ऐसे फॉरन फॉरन में चीजें नहीं आ जानी है, थोड़ी सी जितने सवाल ज्यादा करने हैं तब जाके ये वाली इस पे कमांड आनी है कि एच नॉट और एच वन कैसे डिजाइन करें। हमने इसलिए सवाल के ऊपर फोकस करना है। अब ये सवाल देखो, वो कह रहा था वेरीफाई करें द डिपार्टमेंट क्लेम दैट द मीन एक्सीड्स 2500। अब देखो एच नॉट हमारे पास तीन तरह का है, या तो इक्वल होगा, या इक्वल लेस देन होगा, या इक्वल ग्रेटर देन होगा। इधर क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है कि मीन एक्सीड करेगा, तो इसका मतलब क्या है कि हमें फिर एच वन बनाना पड़ेगा पहले। सर इसका मतलब ये है कि इक्वल वाला इसमें साइन नहीं आ रहा, तो हमें सर H1 की जी तरफ मैम। जाना पड़ेगा। सर इसमें ना हमें टीचर ने बताया था कि जब आपको जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होती है ना, जी जी, आपने एच नॉट उसका अपोजिट लेना है। तो बिल्कुल ऐसे ही मैं नहीं, कुछ ऐसे सवाल आएंगे मैम, आप आगे आप देखेंगे, एग्जाम्पल्स आके देखेंगे, ये बेसिकली सेंस डेवलप करनी है, आप जैसे भी कर सकते हो ना। तो आगे कुछ सवाल आएंगे जिसमें हम एच नॉट ऑलरेडी इक्वेशन से ले रहे होंगे, तो कहीं किसी में बना के दे देता है, किसी में नहीं। तो हम बजाय इसके, आपका ठीक है जो आपने सेंस ऑलरेडी डेवलप की हुई है, बिल्कुल मुझे इससे कोई मसला नहीं है, वो आपने ठीक की हुई है, और आप इस पे अगर आपके सारे सवाल उस पर हो रहे हैं तो आप उसी को ही मेंटेन करिएगा। लेकिन क्योंकि इन्होंने अभी बनानी है, तो इस पर देखें कि अब इस सवाल में तो दिया हुआ है कि वेरीफाई द डिपार्टमेंट क्लेम दैट द मीन एक्सीड्स। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आप सवाल को देख के आप अपनी वो चीजें बनाएं, कि अगर इसमें, और इसको थोड़ा सा मैं वो लॉजिक आप इसकी आपकी बनाना चाह रहा हूँ आपके इस चीज के साथ, इसके साथ, कि आपको इसमें से एक चीज आ जाए और दूसरी जाहिर है आप उसके साथ, आपको तो वैसे ही पता है उस पेयर में क्या आएगा। अब इस पे देखें कि सर उसमें, इसमें एक चीज ये वेरीफाई कर दें कि हेलो बोलो बोलो। सर, इसमें जब ग्रेटर देन इक्वल का साइन होगा तब हम H0 उसको डायरेक्ट लेंगे, नहीं तो हम H1 ले लेंगे एच उसको। वन ले लेंगे। अभी अभी सिर्फ इस एग्जांपल के लिए इतना ध्यान में रखो, कुछ और चीजें आएंगी जब इंशाल्लाह हम ये सारी कर लेंगे, आपको मैं एम्बिग्यूटी नहीं छोड़ के जाऊंगा। इस एग्जांपल के लिए देखो कि मैंने इसमें एच वन क्यों लिया था, कि मेरे पास मेरा साइन एच वन में ही आ रहा था, कि एक्सीड की बात हो रही। ठीक है, ठीक। आगे देखो, आगे तो आपको सारा ये आपने सिंपल बना लिया है, दिया आ गया है, एन लार्ज था उससे क्या दिया दिया, मतलब ये यूज कर लो, क्रिटिकल रीजन आपका ये बन गया है, वन टेल था, इससे निकल आएगा। अब आगे चलते हैं जरा, इस पे देखो, एच नॉट उसने खुद दे दिया आपको, एच वन भी उसने खुद दे दिया, जिसने खुद दे दिया उसने अल्लाह का शुक्र अदा करने के अलावा और कुछ नहीं करना चाहिए, सिंपल फॉर्मूला जो सॉल्व कर देना चाहिए, इसमें तो कोई इशू नहीं है आपका, ये आप सॉल्व कर लोगे। अब ये अगली चीज देखो जरा, 16.2.4, ये डिफरेंस ऑफ मीन है। अगर इसका आपको ड्रॉ करने का कह देते हैं ना, तो आपने क्या करना है, सिर्फ फार्मूले चेंज करने हैं। ये आपने ये फार्मूला जी कैसे लिख देना है, जो हमने पीछे चैप्टर 14, अगेन चैप्टर 14 आपको हर चैप्टर में काम आ रहा है, 15 में भी 16 में भी, ये सारे उसने आपको बताएंगे, इसमें आप फार्मूले चेंज कर लोगे। डिफरेंस ऑफ मीन आया है, तो इसकी एक एग्जांपल करते हैं जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए। A random sample of size 36 from a normal population with variance इतना, x1 bar इतना, a second sample of size इतना from another population with variance 80, ये सारा उसने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, टेस्ट करें एच नॉट इतना और एच वन इतना, ये उसने खुद बना के दे दिया, टू साइडेड आ गया, एच नॉट आपने ये रख लिया, यू वन माइनस यू टू इक्वल जीरो, और एच वन आपका ये जीरो इक्वल नहीं है। टेस्ट स्टेटिस्टिक उसने खुद आपका अल्फा दे दिया है, अल्फा, और टेस्ट स्टेटिस्टिक आपको पता है इसमें ये आएगा। जब बेसिकली इसका फार्मूला क्या था जी का, देखो जरा, ये फार्मूला ना, एक्स वन बार माइनस ये, तो ये तो इस एग्जांपल में वैसे जीरो है, ये देखा, ये उसने खुद हमें ये जीरो दे दिया, ये तो इसलिए इस फार्मूले में वो नहीं आ रहा। तो ये अब क्या जीरो दिया हुआ है? ये देखो ना, इधर बेसिकली फार्मूला पूरा क्या है, एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार माइनस म्यू वन माइनस म्यू म्यू वन टू, माइनस म्यू टू। तो वो जी देखे हमें इसने सवाल में जीरो दे दिया ना, तो वो इस फार्मूले में इसलिए वो नहीं लिखा गया। सर, वो तो H0 जीरो दिया है ना, H1 में तो है ना। यार यू वन माइनस यू टू इक्वल टू जीरो, ये इसने दिया है आपको ये, वो H0 के साथ दिया हुआ ना, H1 के साथ नॉट इक्वल टू जीरो है।
तो हम क्या कर रहे होते हैं कि H1 हम क्या रखते हैं कि हमारा बेसिकली हम तो ट्रू वैल्यू को हम जो अज्यूम कर रहे होते हैं ट्रू, वो तो H नॉट होता है ना, तो हम उसे रिजेक्ट नहीं एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, रिजेक्शन रीजन ये आपका ये है सिंपल, इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है और अपना आपका आंसर निकलना है, इसमें और कुछ भी नहीं है, सिर्फ फार्मूला इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है, बाकी सारा प्रोसीजर वही है। अरे वो जो हमने पिछले सवाल में फिर H1 लिया था उसमें हमने H1 को नहीं रखा था। किधर रखा था उसमें H1 का? वो 16.8 जो हमने किया उसमें हमने H1 लिया था ना सवाल के अंदर, फिर हमने ऑपोजिट वाले को H नोट दे दिया था। नहीं नहीं, वो इधर दिखाओ मैंने H1 को किधर उस तरीके से। H1 ग्रेटर देन 2500, म्यू ग्रेटर देन 2500। हाँ तो देखो ना, उसमें म्यू ग्रेटर देन था ना, लेकिन हमने H नॉट का रखा हुआ है कि म्यू उसके इक्वल है या लेस है तो 25 हमने के। हमने चेक फिर भी H नोट को ही किया। हमने हमेशा चेक H नॉट को करना है। हम तो क्लेम ही H नॉट के बारे में कर रहे थे, ये ठीक है या गलत है, हम कहते हैं जी अगर H नॉट ठीक है तो वो ठीक है, अगर वो ठीक नहीं है तो H1 ठीक हो जाएगा। हमारी तो बेस है ही है कि हमारा सारा टेस्ट होता ही H नॉट पे है। अगर तो वो हमने एक्सेप्टेंस में आ H1 जाए पे तो टेस्ट कोई भी नहीं करना। हम तो H1 को लेते ही तब है जब H नॉट हमारा फेल हो जाता है। ठीक है, ओके। चलो, इसी तरीके से फार्मूले को देखना है। ये एग्जांपल आपने देख लिया है, ये उसका सारा सिनेरियो है, ये हमने सॉल्व भी कर लिया है। इसी तरीके से ये अगली आपकी एग्जांपल है डिफरेंस ऑफ मीन्स की। केस 2 सारे वो केस जो उसने केस 1 में डिस्कस किए हैं ना कि सिग्मा नाउन है सिग्मा अननाउन है, सारे वो केसेस डिस्कस कर रहे हैं। सिंपल आपने सिग्मा को ऐसे रिप्लेस कर लेना और आपको कोई रौला नहीं है। ये एग्जांपल देख लेते हैं ये वाली, इसमें क्या है। A form of intelligence test was given to random samples of soldiers, sailors in a certain country. The following results ये हैं। Assume the population of scores to be normal, उसने normal कह दिया, तो क्योंकि सिग्मा उसने हमें पॉपुलेशन का दिया नहीं हुआ तो उसने सैंपल्स का दिया हुआ, तो सिंपल इससे हमें समझ लग गई कि ये हमारा केस 2 है जिसमें पॉपुलेशन नॉर्मल है कि सिग्मा अननोन है, तो हम सिग्मा को ऐसे रिप्लेस कर लें। अब करना क्या है जी, इसमें वो कह रहा है जी व्हाट कंक्लूजन शुड बी ड्रॉन, अज्यूम द पॉपुलेशन टू बी नॉर्मल, व्हाट कंक्लूजन शुड बी ड्रॉन। A form of intelligence test was given to a random sample of soldier. The following results are recorded. तो हम क्या कह रहे हैं जी कि there is no difference between the mean scores और there is a significant difference between the mean. तो अगर U1 माइनस U2 अगर दोनों में डिफरेंस नहीं है तो जीरो आ जाएगा, अगर डिफरेंस है तो जीरो नहीं आएगा। इसके आगे आपने सिंपल आपका वही सारा जो फार्मूला है, इसमें सिर्फ बताना यही चाह रहा था कि सिग्मा जो है नहीं है, पॉपुलेशन नॉर्मल है, तो आप सिग्मा को ऐसे रिप्लेस कर लें। और इसमें कोई इस तरीके से केस सही में वो आपको सारी स्टोरीज वही सारी सिंपल वही। सर इसमें हमने एच नोट म्यू 1 माइनस म्यू 2 इक्वल टू 0 ये किस तरह किया? वो कह रहा है जी इस सवाल को देखो, फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट वाज गिवन टू रैंडम सैंपल्स ऑफ सोल्जर्स एंड सेलर्स इन अ सर्टेन कंट्री, द फॉलोइंग रिजल्ट्स आ रहे हैं। नंबर ऑफ सैंपल थे, उनका मीन इतना है, उनका स्टैंडर्ड डिविएशन है, अज्यूम द पॉपुलेशन, व्हाट कंक्लूजन शुड बी ड्रॉन। इसमें बिल्कुल ओपन एंडेड सवाल था ये इसमें इंफॉर्मेशन ये बेसिकली जब मैं समझाना आप उसने वो ये चाह रहा था कि अगर आपका सिग्मा गिवन नहीं है तो आप उसको ऐसे रिप्लेस कर लेते हैं। तो इसमें उसने अज्यूम ये कर लिया है, उसने खुद देखे वो मस्ट डिसाइड बिटवीन द हाइपोथेसिस, कि वो कह रहा है जी हम ये देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द मीन स्कोर या देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन्स। तो उसने आपको ये पहले उसने ये लिया कि U1 माइनस U2 यानी कि बेसिकली U1 इज इक्वल टू U2, वो कह रहा है कि दोनों का मीन इक्वल है, या अगले में कह रहा है कि दोनों का मीन इक्वल नहीं है। सर ये हमने अपने पास से एच नोट और H1 कर दिया, उसने सवाल में तो इसका कुछ बताया ही नहीं हुआ। बताए मैं यही कह रहा हूँ कि सवाल में तो पूरी इन्फॉर्मेशन गिवन थी, ये सवाल आपको नहीं आएगा पेपर में। सिंपल उसमें आपको इधर उसका समझाने का मकसद ये था कि आपका जब सिग्मा गिवन नहीं होगा तो आपने एस को कैसे यूज करना है, जो केस 2 था देखो उसमें सिर्फ एस रखा हुआ है, इसकी बाकी इन्फॉर्मेशन उस ठीक तरीके से गिवन नहीं है। ये एग्जांपल में आगे डिफरेंस ऑफ मीन जब एक्सरसाइज में कराएगा तो पूरी इन्फॉर्मेशन देगा कि आपने निकालना क्या है, ये पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है सर। इस तरीके से केस 3 है आपका, इसमें भी सारा कुछ वही आपको सिग्मा सिग्मा को आपको इधर करा रहा है कि अब आगे आगे असल चीज करने वाली प्रोपोर्शन की एग्जाम्पल जितनी मैंने आपको कराई है वो जरूर देखनी है, जो एक्सरसाइज के सवाल में आपको कराऊंगा वो आपने जरूर देखना है। सर ये केस 3 करना है। हाँ केस 3 वही है, इसमें इसमें क्या होगा कि इसमें सिग्मा भी नहीं गिवन, पॉपुलेशन भी नॉर्मल नहीं है,
तो आपको उसमें सिर्फ सैंपल साइज ज़्यादा दिया होगा, तो वो कह रहा है कि जी आप इसको जो है ना सैंपल साइज ज़्यादा, तो हम इसे नॉर्मल कंसिडर कर लें। ठीक। आगे चैप्टर 14 में आपने देखा था कि हमने सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन की थी, फिर आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस ऑफ मीन की थी, फिर हमने आगे प्रोपोर्शन किया था। तो प्रोपोर्शन था क्या, आपको ये पता है? प्रोपोर्शन हम क्वालिटेटिव डाटा के लिए यूज करते थे। आपको सारे फार्मूले अभी तक तो आपको वो आपने रट लिए होंगे। ये उसका जी ट्रांसफॉर्म था, पी हैट माइनस पी ओवर पी क्यू ओवर एन। इसमें एक चीज और थोड़ी सी बस देखनी है, बाकी सारी स्टोरी वही है। ये फार्मूला ना, इसमें ये वाला फार्मूला, फाइनल जो फार्मूला है वो एक्स माइनस एन पी ओ ओवर एन पी नाट क्यू नाट करना है। ये वाला पी नाट क्यू नाट क्या है, एन ये अभी हम नीचे सवाल में देख लेते हैं। अगर इसका वो आपसे प्रोसीजर पूछ लेता क्या करना है, तो वही आपने सारा फार्मूलेट करें, नल हाइपोथेसिस चूज करें, ये जी ट्रांसफॉर्म विदाउट इसमें कंटिन्यूटी और नॉट कंटिन्यूटी। ये आपको पता था कि हम उसमें हमने भी किया था कि बेसिकली हमें पता है कि जो हमारा प्रोपोर्शन है ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और हम इसको जब जी ट्रांसफॉर्म करते हैं तो इसका कंटिन्यूटी फैक्टर हम ऐड करते हैं। तो अगर इस केस में भी जब जी बना रहे हैं तो यही करेंगे, उसको थोड़ा सा मजीद वो उसने इधर सिंप्लीफाई कर दिया है। आपने इसको नहीं देखना, सिर्फ ये फार्मूला आपको इस केस में आना चाहिए कि अगर विदाउट कंटिन्यूटी करेक्शन है तो ये वाला फार्मूला आएगा, अगर विद कंटिन्यूटी करेक्शन है तो ये आएगा। और इसमें भी प्लस का माना माइनस का माना ये देख लेते हैं। अगर एक्स आपका ग्रेटर होगा एन पी नॉट से तो फिर आप इधर माइनस यूज करेंगे, अगर लेस होगा तो प्लस यूज करेंगे। मैं दोबारा बताता हूँ, अपने पास ये लिख लो कि प्रोपोर्शन वाले फार्मूले में आपका जो जी का फार्मूला है वो ऐसे बनेगा प्रोपोर्शन वाले सवाल में। अगर विदाउट कंटिन्यूटी करेक्शन यूज करना है, करेक्शन भी यूज करते हैं, आपको बताया था कि बाइनोमियल से जी की तरफ आने के लिए। तो अगर विदाउट कंटिन्यूटी है तो ये कर लेना है, अगर विद कंटिन्यूटी है तो ये फार्मूला रखना है प्लस माइनस टू। और इसमें प्लस कब आएगा, एक्स प्लस वन बाई टू कब करेंगे, ये माइनस वन बाई टू कब करेंगे, ये इसमें एक लिख लो कि अगर एक्स ग्रेटर एन पी नॉट होगा, एक्स की वैल्यू ग्रेटर होगी एन पी नॉट से, तो तब आप एक्स में से माइनस करेंगे वन बाई टू। अगर इसका ऑपोजिट होगा तो आप प्लस करते हैं। अब ये सवाल आएगा, उसमें आपको समझ आ भी जाएगा। क्रिटिकल रीजन वैसे के वैसे सारे डिफाइन करने हैं, कंप्यूट कर लेना, एंड पे आपने उसका रिजल्ट दे देना। ये अभी एक सवाल देख लेते हैं। सर एक्स ग्रेटर होगा एन पी नॉट क्यू नॉट से? नहीं नहीं नहीं, एन पी नॉट से, सिर्फ एन पी नॉट, क्यू नॉट नहीं। मतलब ये देखो ना हमजा साहब, ये चीज इससे एन पी नॉट, ये वाला जो है, ठीक है सर। ठीक है। A coin is tossed 400 times and it turns up head 216 times. Discuss whether the coin may be unbiased one. Biased है कि unbiased? अब देखें हमजा साहब, इसमें से क्या है, whether the coin may be an unbiased। unbiased coin कौन सा होता है? नॉट Anyone? इक्वल वाला। मतलब जिसमें प्रोबेबिलिटी हेड और टेल आने की बराबर हो, उसे अनबायस्ड कहते हैं ना। जी, अगर आप एक कॉइन को 10 दफा 0.00। फेंक रहे हो और उसका अगर 5 दफा हेड और 5 दफा टेल, यानी कि इक्वल प्रोबेबिलिटी है हेड आने की और टेल आने की, तो इट्स मीन वो कॉइन आपका टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, वो अनबायस्ड कॉइन है बिल्कुल। अब वो कह रहा है कि डिस्कस करो कि कॉइन अनबायस्ड वन है। अब देखो एच नॉट हमने कह दिया, अनबायस्ड का मतलब क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी आपकी 1/2 होनी चाहिए किसी एक की आने की, प्रोबेबिलिटी हेड के आने की या टेल आने की, ऐसे ही है। जी अब देखो मैंने हमजा क्या किया, मैंने इंफॉर्मेशन से अपना एच नॉट बना लिया। वो कह रहा है बताओ मुझे वो अनबायस्ड है, तो मैंने कहा अगर अनबायस्ड प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, तो मैंने एच नॉट बना लिया प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/2। अगर इक्वल आ गया है, अनबायस्ड इक्वल आना शर्त था, तो मेरा एच नॉट क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल वाला एच वन, सॉरी, ऐसे ही है। जी। इसमें कोई इशू आगे, नो सर। अगर इसमें इशू नहीं है तो आगे इशू ऐसे कोई नहीं है। अल्फा आपका 0.05 है, टेस्ट स्टैटिस्टिक एक्स प्लस माइनस ये है। अब देखो इसमें ना इसने माइनस यूज किया, अगर एन पी नॉट लो तो वो, अगर हम ऐसे करके सॉल्व कर लें, पी नॉट हमारे पास कितना है जी, 1/2, और एन कितना है 200। तो मतलब एन पी नॉट क्या आ गया 200, तो एक्स आपका कितना है 216। इट्स मीन कि 216 ग्रेटर है 200 से, इसलिए मैंने -1/2 लिया है, प्लस नहीं लिया। इसलिए मैंने पीछे जो बता रहा था, ये देखो उसमें नीचे लिखा भी हुआ है
ये वी हैव यूज्ड x माइनस 1/2 एज x ग्रेटर है n p नॉट से। क्रिटिकल रीजन आपका 1.96 था, वैल्यू आई है 1.55, तो ये इट्स मीन ये एक्सेप्टेंस रीजन में है, तो इसलिए हम अपना हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसको जरा देख लो जरा। क्लैरिटी हो जाए तो मुझे बता देना। ठीक है जी, क्लियर है सारों को फैसल, क्योंकि इसके अंदर तो लेट आया, इसके अंदर तो शुरू से लेक्चर सुनेगा तो समझ आएगी। बाकी अगर आप जो शुरू से आए हुए हैं, अगर आप क्लैरिटी है तो हम आगे चलते हैं। यस सर, क्लियर है। अच्छा, इसमें ना हमजा फैसल मैडम को तो बल्कि ऑलरेडी ये चीज़ें हैं। मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा कि आपने ना ये एग्जांपल अच्छे तरीके से करके ना, तो जो मैंने बात बताई और एक मैडम ने बात बताई, मैडम ने आपसे ये कहा है कि इनको टीचर ने बताया था कि आप H1 जो लिया उसका जो अपोजिट है वो H0 ले लें। ये भी बात ठीक है, लेकिन एक प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगी कि कब H1 का या क्या H1 लिया हमने, कैसे H1 निकाला। अब देखिए मैं क्या करता था, मैंने अपनी सेंस इस तरह बनाई हुई थी कि मैं देखता था कि इन्फॉर्मेशन पेपर में क्या सवाल में इन्फॉर्मेशन कौन सी गिवन है, तो मैं उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे वो बना लेता था। और दूसरा तो मुझे पता है एक ही बनाना मुश्किल होता है, दूसरा तो जाहिर है आपको पता है उसका पेयर बनना ही वही हुआ है, और तो बनना ही कोई नहीं। अब पिछले सवाल में मुझे एक्सीड का आया हुआ था और मुझे पता था एक्सीड यूज होता है H1 में, तो मैंने H1 को ले लिया, तो फिर H0 मेरा ऑटोमेटिकली वो निकल आया। अब इसमें उसने मुझे कहा था चेक करके बताओ अनबायस्ड है कि नहीं, तो मैंने, मुझे पता है अनबायस्ड की इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी, तो मैंने फिर H0 ले लिया, क्योंकि H0 ही मेरे पास इक्वल के साथ आ रहा होता है, तो H1 ऑटोमेटिकली वो बन गया। तो इसलिए आप जो, अब दोनों चीज़ें आपके सामने हैं, अब आप दोनों ठीक है, लेकिन ये आनी प्रैक्टिस से है। तो अब आपने अपनी अपनी सेंस डेवलप करनी है कि आपने टेबल मेरे तरह एक सवाल में से चीज़ लेके बनाना है उसको, या जो मैडम ने बात की है। अब अगर किसी को इशू आएगा कि नई चीज़ डेवलप हो रही है, तो फिर मैं आपको उसके मुताबिक जिस पे आप सेट होंगे हम उस पर भी कुछ स्टोरी बना लेंगे। अदरवाइज ये जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं ये मोर देन एनफ है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। अब देखें इसी तरीके से आप एंड पे कंक्लूजन लिखा करेंगे। अगला सवाल आ गया, एक सवाल आया था वो पेपर में, वो मैंने आपको कराना है 2018 में शायद आया था, वो डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन का सवाल है, एग्जाम्पल ही आई थी। इसकी अगली एग्जांपल ये देख लेना, ये मैं जरा आपको टेस्टिंग ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन बेसिकली कराना है, या डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन, उसकी एक मेन एग्जांपल जो है ये उसी तरीके से फार्मूला देख लो भाई, जिस तरह डिफरेंस ऑफ मीन था उसी तरीके से डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन का फार्मूला है। इसका जो सवाल करने वाला है वो हमारे पास है ये वाला, ये 16.16 पेपर में आया था किसी पेपर एक में। In a random sample of 500 men from Lahore city, 300 are found to be smokers. एक sample. In one of the 1,000 men from Karachi city, 550 are smokers. Do the data indicate that the two cities are significantly different with respect to the prevalence of smoking men? अब देखें, वो खुद कह रहा है कि डाटा इंडिकेट करता है कि सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, मतलब इक्वल नहीं है, तो H1 आपका इक्वल नहीं है और H0 आपका इक्वल पे आ जाना है। बात समझ रहे हैं? सर ये रिपीट कर दें। हाँ देखो, दो डाटा उसने दिए, दो डाटे उसने दे दिए आपको, क्योंकि डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन है, तो इसमें दो सैंपल्स की वैल्यूज आएंगी। उसने कहा कि लाहौर सिटी में 500 बंदे में से 300 जो है ना स्मोकर है, और कराची में 500 में से 550 स्मोकर है। तो आप कहता है बताओ कि डाटा इंडिकेट कर रहे हैं कि दोनों सिटीज आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रेवलेंस ऑफ स्मोकिंग अमंग मैन। एक शहर ऐसा है जिसमें से 500 में से 300 सिगरेट पी रहे हैं, एक शहर ऐसा है जिसमें से 1000 में से 550 पी रहे हैं। देखने में तो लग रहा है कि दोनों में रेशो सेम सेम ही बनती है थोड़ी सी,
लेकिन वो कह रहा है जी आपको डाटा देख के लग रहा है कि दोनों सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, तो डिफरेंट मतलब कि दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि एक शहर दूसरे शहर के इक्वल उसकी वो प्रोबेबिलिटी या प्रोपोर्शन वो नहीं है सिगरेट पीने का, तो मैंने कह दिया जी H1 नहीं है इक्वल और H0 ज़ाहिर इक्वल हो जाना है। ये हाइपोथेसिस फार्मूलेट करने में कोई इशू आया डाटा को पढ़ के? सही है सर, क्लियर है। अब आप सिग्निफिकेंस लेवल इसमें देखें, उसने हमें दिया नहीं हुआ, तो जब दिया नहीं हुआ तो मैंने आपको कहा था कि आपने 0.05 लेना। तो इसी तरीके से जिस तरह डिफरेंस ऑफ मीन में फार्मूला था P1 माइनस पी, यानी कि वो आपका 0 आ जाएगा, P1 माइनस P2 जो है। मैम सर इसमें ये जो मैडम ने बात की थी कि जो हम सवाल में गिवन होगा हम वो H1 रख लेंगे। मैडम ने कहा, मैडम आपने क्या बात की, जरा रिपीट करिएगा। सर इसमें क्वेश्चन में ना हमें एक चीज गिवन होती है, बिल्कुल अब ऐसे ही है। इसमें गिवन था कि सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, तो हमने H0 लेना होगा, सिग्निफिकेंटली नॉट डिफरेंट है, मतलब जो हमें गिवन होगा वो H0 उसका हमेशा अपोजिट लेंगे। अच्छा अच्छा, इस सवाल में फिर जो हमने पीछे सवाल किया था ये वाला, इसमें गिवन तो था कि डिस्कस वेदर द कॉइन मे बी एन अनबायस्ड वन, तो हमने तो H0 वही लिया जो उसने दिया हुआ था। जी मैम, इस पे थोड़ा सा कोई रोशनी डालें, क्योंकि मेरा तो पॉइंट ये है कि जो सवाल में दिया हुआ उसमें देखें H1 निकल रहा है, ये H0 निकल रहा है, बाकी ऑटोमेटिकली उसका ऑपोजिट आ जाएगा। सर हमने तो बीएस में ऐसे ही किया था कि सर बस कहते थे कि जो गिवन होता है जी जी, उसका मैं यही हमेशा कह रहा हूँ, क्योंकि अपोजिट। इसमें ना जी मैडम, इसमें बच्चों को ना बड़ी कंफ्यूजन होती है। अभी तो आप जब एग्जाम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें और हर सवाल पे आप लोग अड़ेंगे जाके, और ये अड़ना जरूरी है, क्योंकि यस सर हाँ, होता है। जितना आप इधर प्रैक्टिस करेंगे तो वो सारे, क्योंकि इसी में से एक सवाल आना है, तो जितनी एग्जाम्पल्स मैंने करा दी है इसमें तो इशू कोई नहीं है, तो इसी एग्जाम्पल्स की तरह के आगे सवाल है, तो इसलिए मैं आपसे यही कह रहा था कि आप लोग देखें कि सवाल में क्या गिवन है, उसमें से निकाल रहे हैं कि H0 आपके पास निकल रहा है, H1 निकल रहा है, दूसरा उसका ऑपोजिट आए। ये आप बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं आपसे यहाँ तक एग्री करता हूँ कि एक चीज सवाल में दी होनी है, या H0 दिया होना है या H1 दिया होना है, एक निकाल ले दूसरा उसका ऑपोजिट आना है। अब इस सवाल में देखें, डिस्कस वेदर द कॉइन मे बी एन अनबायस्ड वन, मैं कह दिया जी H0 मेरा अनबायस्ड है, तो H1 मेरा उसका ऑपोजिट आ गया। अब इस सवाल में देखें जो भी आपने किया है, ये उसने कह दिया डाटा इंडिकेट कर रहा है कि दोनों सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, मैंने उसे सिग्निफिकेंटली डिफरेंट मेरे पास आता है, डिफरेंस हमेशा मेरे पास वो आ रहा था H1 में, तो मैंने कह दिया H1 ये है, तो उसका ऑपोजिट मेरे पास H0 आ गया। सर ये समझ में लग रही है आप किसी डाटा से H1 ले रहे हैं, किसी से H0 ले रहे हैं, H1 कैसे लेना है, H0 कैसे लेना है? मैं यही तो भाई बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सवाल की इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमने या H1 लेना है या H0 लेना है। सर अब इस सवाल में इंफॉर्मेशन आ गई, अब आपको कैसे पता लगा कि H1 की इंफॉर्मेशन है कि H0 की इंफॉर्मेशन है? डू द डाटा इंडिकेट दैट द टू सिटीज आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, ये किस में आते हैं? H0 तो होता ही हमारा इक्वल का साइन है, उसमें डिफरेंस की बात क्यों नहीं हो सकती? ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट हो, इक्वल नहीं होगी, मतलब हाँ इसमें ये बताया हाँ, हुआ, तो तो इसमें H1 देखो रख ना लेंगे। हमजा, इसमें देखो इधर आपका मेरे लगता है मसला हल हो सकता है। अब देखो इधर कह रहा था डिस्कस करेंगे वेदर द कॉइन मे बी एन अनबायस्ड वन, इधर मुझे सोच के बताओ क्या सेंस बन रही है? अनबायस्ड में वो होता है ना जिसमें प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, इक्वल हो, इधर से H0 तो निकल वो आया, इक्वल H0 हो जाएगा। क्लियर है? जी। हाँ, इस तरीके से इसमें परेशान नहीं होना है, सवाल को देखना है, उसमें थोड़ा सा वो करना है कि यार इसमें क्या गिवन है, तो उसमें से जो चीज निकल रही है आसानी से वो लेकर दूसरी ऑपोजिट ले लें। अब देखो इस सवाल में भी आपको क्लैरिटी है H0 कैसे लिया, और इस सवाल में भी आपको क्लैरिटी है कि H1 मैंने क्यों लिया इस वाले में। ठीक है सर। चले आगे चलते हैं। अल्फा मैंने कहा है जो अगर जितना उसने नहीं अगर दिया तो 0.05 लेना है, आपने H0 ले लेना है। अब ये एग्जांपल ऐसा देखो जरा, क्योंकि ये आई हुई है, कोई पता नहीं दोबारा फिर आ जाए। वो कह रहा है जी P1 हेड क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ स्मोकर्स इन सिटी ऑफ लाहौर, P2 क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ स्मोकर्स इन सिटी ऑफ कराची, PC क्या है, एन एस्टिमेट ऑफ द कॉमन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑन द assumption that the two cities are alike with respect to the prevalence of smoking among men। वो कह रहा है जी हम PC ले रहे हैं कि दोनों सिटीज जो है ना, क्योंकि दोनों में प्रीवेल कर रही है स्मोकिंग, तो PC वो है। PC निकलता कैसे है, N1 P1 प्लस N2 P2 N1 प्लस N2। QC आपको पता है 1 माइनस PC है। क्रिटिकल रीजन आपका 1.96 आ गया ये वाला। P1 आपको पता है कि इस लाहौर की बात हो रही है, 300/500 है। P2 जो है ना आपका 550 ये है। PC आपका निकला है, सिंपल आपने फार्मूले पुट किया तो आपको 1.85 निकला है, रीजन में पुट करो तो आपको पता क्या है, डज नॉट फॉल इन द क्रिटिकल रीजन,
सो हम जी वो कह रहे हैं जी हम एक्सेप्ट करते हैं कि दोनों आपस में उनका कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें एक चीज़ देख लें कि एक स्टैंडर्ड एविएशन वाली भी है, ये हमारे कोर्स में मुझे चेक सर कर एक लेने चीज यहाँ पे क्लियर कर दें सर, ये जो इसमें चौथा स्टेप किया हुआ z ग्रेटर देन 1.96। दें। ये वाला ना। जी, हाँ तो ये हमजा देख। ग्रेटर देन वाला कहाँ से आया? ये 1.96 तो टेबल से आ गई वैल्यू, हाँ ये ग्रेटर देन और लेस देन वाली कहाँ से आएगी? ये देखो ना, हम क्या कर रहे थे, हम तो करते ये नहीं है कि जब हमें पता चल जाए टू टेल टेस्ट तो उसमें जी हैड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, वो जी टेबल होना चाहिए। मैं पीछे एग्जांपल दिखाऊं आपको। ये देखो ना, ये नहीं कर रहे थे हम। ये सर कहाँ से आया? ये कर तो रहे हैं लेकिन ये आया, ये ग्रेटर देन कैसे आया? पर हमें कैसे पता लगा? यार ये मैं सर यही, आपने जरा जो किया वैल्यू की समझ सिर्फ, लगी है, 1.96 भाई टेबल वो से मैंने आ जो गई है। व्हाट्सएप आपको किया था वो खोल के किया ही इसलिए, व्हाट्सएप पर जो मैं तस्वीर शेयर की उसे उसे निकाल के देखो, क्रिटिकल रीजन तो डिफाइंड है हमारे तीनों के। हमने एक केस में एक क्रिटिकल रीजन रखा हुआ है, दूसरे में दूसरा रखा हुआ है, तीसरे में तीसरा। उसमें मैंने आपको बताया कि जी का मॉड जो है ना ग्रेटर देन इक्वल टू ले लिया करो फॉर टू टेल टेस्ट में। हमजा पूरा लेक्चर ऐसे साथ साथ तो कवर नहीं होना ना मेरे भाई, वो तो जब पीछे सारी चीजें करोगे, पीछे आपको ये सारी समझ थी, अब आगे आगे पिछला आपको भूल गया है। तो ये पूरा चैप्टर जब पूरा तसल्ली से रिवाइज करोगे तो ये इशू नहीं आएगा। ये पीछे हमने इसी के ठीक साथ है, सवाल करके आए हैं क्रिटिकल रीजन मतलब ये तीन हमें याद रखने हैं केसेस के, इसका क्रिटिकल रीजन ये होगा। के। डेफिनेटली ये देखो, अब फिर मैं तब भी यही कर रहा था, तो ये याद है ना, ये अभी सामने आया, नोट्स खुल गए हैं सामने। जी, वो जो आपने तस्वीर भेजी है व्हाट्सएप पे। हाँ नोट्स भी तो वो भी देखो ना, ये भी मैंने इसका रीजन देखो, बी वाले का ये दिया हुआ है, सी वाले का ये दिया हुआ है, और ए वाले का ये था। मैंने इसका कम्युलेटिव इसे ऐसे लिख लो कि जी का बार ग्रेटर देन इक्वल टू जी टेबल की वैल्यू। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा यार, ये मुझे एक दफा कंफर्म करने तो, ये आपके कोर्स सिलेबस में है कि नहीं, फिर हम अगर हुआ तो हम कर लेते हैं स्टैंडर्ड एविएशन वाला ना, क्योंकि इससे अगले वाला टॉपिक आपका नहीं है सिलेबस में। तो ये है कि नहीं, मुझे मुझे एक मिनट बता दें। जी आपका ना ये जो 16.2.6 तक आपका कोर्स है जी, ये 16.2.7 भी आपके कोर्स में शामिल नहीं है। और ये जो है ना 16.2.8, बड़ा ये भी देख लेते हैं, ये है, ये बड़ा, ये आसान सी चीज़ है, ये आपको पता है, सिंपल देखो, रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल में हम कहते थे कि जो चीज़ें इंटरवल के अंदर आएंगी वो हम एक्सेप्ट कर रहे होते थे, और जो इंटरवल से बाहर आती थी वो हमारा रिजेक्शन रीजन होता था। इसी तरीके से वो कह रहा है इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो हम यही कहेंगे जी कि डिफरेंस, ये दोनों बिल्कुल इनके दरमियान रिलेशन है, क्योंकि हाइपोथेसिस में भी हम क्रिटिकल रीजन और एक्सेप्टेंस रीजन बनाते हैं। एक्सेप्टेंस रीजन में जो वैल्यू आए उसे हम एक्सेप्ट कर देते हैं, जो ना आए उसे हम रिजेक्ट कर देते हैं। इसी तरीके से कॉन्फिडेंस इंटरवल में जो इंटरवल के दरमियान चीजें आ जाए वो हम एक्सेप्ट करते हैं, जो इंटरवल से बाहर आए वो हम रिजेक्ट करते हैं, सिर्फ ये इसमें बात है। तो ये जो अगला आपका है ना, टेस्ट बेस्ड ऑन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी आपके कोर्स में नहीं है। तो आपके कोर्स में सिंपल चीजें कौन सी हैं, अभी जो हमने सबसे पहले जो किया, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, देन डिफरेंस ऑफ मीन, देन प्रोपोर्शन, एंड देन डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन। ये सिर्फ चारों हैं, और जो ये वाली थ्योरी है, जितनी एग्जांपल मैंने आपको कराई है, या उसके साथ जो एक एक जो एग्जांपल है वो आपने देखनी है, यानी कि जो टॉपिक कराए हैं उनकी एग्जांपल सारी, और जो इसके बाद मैं आपको खुद अभी बता दूंगा कि एक्सरसाइज में सवाल कौन कौन से करने हैं, और वो आपने सारे कर लेने हैं। यस सर, ठीक है। अच्छा अब मैं थोड़ा सा, इसमें भी सिलेक्टिव ही कर लेना सर, जिस तरह हमने पिछले वाले दो चैप्टर्स के भेजे हैं। हाँ मैं वो उसमें वो भी आपको इसमें भेज दूंगा, यानी कि इसमें हमजा या जितने आप लोग मौजूद हैं अभी,
कि अभी तीनों चैप्टरों का मैं आपको थोड़ा सा ओवरऑल बता देता हूँ कि चैप्टर 14 की थ्योरी जितनी मैंने आपको भेजी है, जो मेरे नोट्स थे, वो आपको ज़रूर आने चाहिए, और उसकी एग्जांपल्स जो मैंने आपको करने को गई है वो ज़रूर आनी चाहिए, और उसके बाद जो मैंने आपको सवाल भेजे हैं एक्सरसाइज में से, ये क्लैरिटी है। एग्जांपल ज़रूर आए, क्योंकि एग्जांपल्स की बेस पे ही आप अगर सवाल भी अटेम्प्ट कर लोगे, लेकिन क्योंकि पेपर में एज सच इसी बुक में से सवाल आना है, तो अगर जो मैंने आपको बता के भेजे वो कर लेंगे तो इससे बड़ा फायदा हो सकता है। नंबर 2 चैप्टर 15, उसमें जितनी थ्योरी के नोट्स भेजे हैं वो, और उसके बाद जितनी एग्जांपल्स कराई हुई है वो, और फिर एंड एक्सरसाइजेज जो है उनमें से सवाल आएंगे। चैप्टर 16 में थ्योरी ये वाली, और जो एग्जांपल्स करनी है वो एग्जांपल आपने पहले ही करनी है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन की, देन डिफरेंस ऑफ मीन की, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन की, एंड देन डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन की। ये चार टॉपिक है, इन्हीं से रिलेटेड एग्जांपल्स करनी है, इन्हीं से रिलेटेड मैं आपको वो भेज देता हूँ एक्सरसाइज के सर इनके सवाल। क्वेश्चन भी भेज देना जी मैं बिल्कुल जैसे भेज आपने दूंगा। भेजे थे। ठीक है, अभी इसमें कोई थैंक इशू यू। है तो मैं आपको फिर यही कहूंगा कि भाई ये साथ साथ कर लो। अभी मेरी भी सारी चीज़ें रिवाइज हुई हैं, मैं भी बड़े फौरन मैसेज पे आपको फौरन बता दूंगा कि ये इसमें क्या इशू है क्या नहीं है, तो ताकि आपके ये 20 नंबर पूरे के पूरे कवर हो जाए। आज देखें कि आपका जो बुक वो सेक्शन 2 है वो पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया। 20 नंबर आपके आने हैं वाइटल स्टैट्स में से, वो मैंने आपको करा दिए थे। 20 नंबर इंशाल्लाह आपके इन 3 चैप्टर में से आएंगे, ये भी आपके क्लियर हो गए। आपका स्टैट का जो चैप्टर सेक्शन 2 है वो आपका कंप्लीट हो गया। आपका सेक्शन 1 जिन्होंने प्रोबेबिलिटी के साथ जाना है उनका भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जिन्होंने प्रोबेबिलिटी के साथ नहीं जाना है उनके 6 नंबर का भी पोर्शन रहता है नॉन पैरामीट्रिक का, वो मैं इंशाल्लाह आपको जुमेरात को कराऊंगा, तो आपका स्टैट का पूरा कोर्स कवर हो जाएगा। इसी तरीके से आपका अप्लाइड मैथ का पूरा कोर्स कवर हो चुका है, लेकिन मुझे पता चला है कि आपके 2 टॉपिक रहते हैं वेक्टर एनालिसिस में से। वो वेक्टर एनालिसिस के 2 टॉपिक में सर से कहूँगा, सर से जल्दी किसी दिन आधे घंटे की क्लास रख के आपको वो कवर करा दें। जिन लोगों को मैथ में वेक्टर में इशू हो रहा है उनको क्या करना चाहिए, उनको न्यूमेरिकल एनालिसिस बहुत अच्छे से करना चाहिए, उनको डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत अच्छे से करना चाहिए, और बाकी वो वेक्टर में से या जो चैप्टर 7-8 है, चैप्टर 7-8 इंशाल्लाह जब आपका बैच 2 का चैप्टर 7-8 आ जाएगा जल्दी, क्योंकि सिर्फ मेरे उनके साथ 3 लेक्चर रह गए हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस कल मेरा पहला था, तो मेरे 3 रहते हैं, वो मैंने खत्म करा देने अगले वीक में, तो उससे नेक्स्ट वीक पे चैप्टर 7-8 का फिर वापस लेक्चर आएगा। अगर किसी को वेक्टर में वो मसला हो रहा है, मेरे ख्याल में तो वेक्टर आसान है, लेकिन थोड़ा सा लेंथ की जरूरत है, लेकिन आसान है। लेकिन अगर किसी ने वो छोड़ना है ऑप्शन पे, तो फिर आप वेक्टर जो आपका चैप्टर 7 क्योंकि गोरी का उसके दोनों चैप्टर को घोट के पी जाओ, 2 डेरिवेशन 19 सवाल चैप्टर 8 के, तो वो दोबारा आपके बैच 2 के साथ भी, जिस मैं आज से, मेरा दिल भी यही था कि आप लोगों की क्लासेस में खत्म कर दूं जल्दी से, ताकि आपके साथ हर लिंक शेयर किया जाए बैच 2 का भी। अगर आपको कोई पोर्शन वो वीक है, जो 7-8 चैप्टर है वो आपने पढ़ाना है उस पे नहीं उसमें सर उसमें? आतिफ ने पढ़ाना, लेकिन सर आतिफ इस दफा आपको बड़ा टू द पॉइंट पढ़ाएंगे इसमें। मैंने उन्हें कहा है कि बच्चों को सिर्फ वो पढ़ाएं जो पेपर में आना है। मतलब जो मेरा पिछली दफा तो बिल्कुल ही ऊपर से गुजर गया था। नहीं इस दफा ठीक हो जाएगा। उन्होंने मैंने कहा है कि आप ना ज्यादा डेरिवेशन में ना जाएं, आप बच्चों को सिर्फ बताएं कि पेपर में इस तरीके से चीजें हेल्प हो होंगी, तो वो आपको वो कराएंगे। फिर उसके बाद आप डिसीजन कर लेना कि आपको अगर वेक्टर में किसी को मसला लग रहा है, जिस तरह मैंने सिकंदर को उस दिन कहा था कि सिकंदर आपका क्योंकि उस तरीके से मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है, तो आप सारी चीजें नहीं करो, आप यहाँ वेक्टर एनालिसिस कर लो या आप चैप्टर नंबर 7 कर लो। तो आप इसके अंदर आप दोनों में से अपनी वो देख के कि किसको इसका ज्यादा इंटरेस्ट है तो वो कर लेगी। इसी तरीके से अगर आपको लगता है, रिकमेंडेड यही है कि आप 120 के साथ जाएं, लेकिन अगर किसी को ज्यादा मसला आ रहा है तो फिर आप 100 के साथ भी जा सकते हैं। इंशाल्लाह 100 पूरा भी लग सकता है, लेकिन 90 तो कंफर्म लग जाए। इसमें उस पूरे पोर्शन में एक इशू आ सकता है कि हो सकता है कि आपको जो क्यूके गोरी का जो 2 सवाल आ रहे हैं उसमें से एक सवाल वो, एक तो उसने 7 में 8 में से देने ही देना है, लेकिन हो सकता है एक सवाल आपको पीछे किसी चैप्टर में से दे दे। तो उस चीज से बचने के लिए हमने कहा था कि आप वेक्टर एनालिसिस करें, ताकि सर वो दूसरा किस में से देता है अगर उसमें से एक दे तो? यार वो दूसरे में से भी देता है और 5वें में से भी देता है, तो वो बड़े अजीब चैप्टर है, मुश्किल चैप्टर है, आपने खुद देखा ये 7वां 8वां काबू नहीं आते। तो इसलिए कहा था कि वेक्टर, लेकिन उसमें दूसरा चैप्टर कर लो तो वो उसमें वो कवर हो सकता है। लेकिन मैंने एक दफा देखा है कि उसने 5वें में से दे दिया था, फोर्सेज वाले में से भी दे दिया हुआ था, क्योंकि उसमें से सब पेपर 40 नंबर का देता है उस बुक में से। वो क्योंकि गोरी की बुक्स में से 40 नंबर के सवाल आते हैं, और हम सिर्फ उसका एक पोर्शन करते हैं जो डायनामिक्स का 7वां और 8वां चैप्टर का। तो वो हो सकता है, या फिर आप वेक्टर को जो कर रहे हैं कंप्लीट वो कर लें। तो मजीद आपकी जो है ना चीज़ें करें, मैं साथ आपको बैच 2 की सारी चीज़ें शेयर होती जाएंगी आज से और कल से ऑनवर्ड, क्योंकि सिर्फ मेरा तो आपके साथ एक लेक्चर रहेगा, तो वो इंशाल्लाह होके तो बाकी तो आपके फ्री होंगे आप इस टाइम पे, तो आप कोई भी लेक्चर लेंगे, लिंक्स उनके शेयर होते रहेंगे, उनकी रिकॉर्डिंग शेयर होती रहेंगी, ताकि आपको अगर कोई इशू हो तो आप साथ साथ रिजॉल्व करते रहें। ठीक है जी, मेरी तरफ से इतना ही था। अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछें।